चलिए आज बात करते हैं शेक्सपियर की सबसे कह सकते हैं राजनीतिक और विस्फोटक त्रासदियों में से एक की, कोरियोलेनिस। ये एक ऐसे हीरो की कहानी है जिसकी सबसे बड़ी ताकत ही आखिर में उसके पतन की वजह बन जाती है। और यकीन मानिए ये कहानी आज भी उतनी ही दमदार है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा प्ले जिसे एक तरफ तो फांसीवादियों ने पसंद किया और दूसरी तरफ हिप हॉप आर्टिस्ट ने भी अपनाया। है ना कमाल की बात। बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि यह कहानी कितनी पावरफुल, कितनी रेलेवेंट और हाँ, कितनी विवादास्पद है सदियों बाद भी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना एक सेंट्रल आइडिया को पकड़ना होगा, बॉडी पॉलिटिक, मतलब राजनीतिक शरीर। अब ये क्या है? अरे सिंपल है। सोचिए कि कोई देश एक इंसान के शरीर जैसा है, जिसमें जो शासक है वो उसका दिमाग है और जो आम जनता है वो हाथ पैर। अब जरा सोचिए क्या होगा अगर ये दिमाग और हाथ पैर एक दूसरे से लड़ने लगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन रोम से। एक ऐसा शहर, एक ऐसा गणराज्य जो अमीरों और गरीबों के बीच की लड़ाई की वजह से अंदर ही अंदर टूटने की कगार पर खड़ा है। ये रोम समझिए दो टुकड़ों में बटा हुआ है। एक तरफ है पेट्रिशियन, मतलब अमीर ऊंचे खानदान वाले लोग। प्ले में इन्हें पेट कहा गया है। क्यों? क्योंकि सारा अनाज तो यही लोग दबा कर बैठे हैं। और दूसरी तरफ है प्लेबियन, यानी आम जनता, जो भूख से तड़प रही है और अब अपने हक के लिए दंगे कर रही है। और इन भूखे गुस्से से भरे लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एक नाम, केयस मार्शियस, रोम का सबसे बेहतरीन जनरल, एक चलती फिरती जंग की मशीन। पर एक ऐसा आदमी भी जो आम लोगों से नफरत करता है, उन्हें कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं समझता। उसकी नफरत किस हद तक है ये उसकी एक लाइन से साफ हो जाता है। वो भीड़ पर चिल्लाता है, क्या मसला है? तुम बागी बदमाशों, अपनी राय की जरा सी खुजली को खुजा खुजाकर खुद को घाव बना लिया है। मतलब सोचिए, उसकी नजर में लोगों की आवाज, उनका विरोध सिर्फ एक बीमारी है, एक घाव। अब रोम में अंदरूनी हालात तो खराब थे ही, तनाव एकदम चरम पर था कि तभी एक बाहरी दुश्मन दरवाजे पर दस्तक देता है। रोम के पुराने दुश्मन वोल्शियन हमला कर देते हैं। और यहीं युद्ध के मैदान में मार्शियस असल में जीता है। वो राजनीति की गंदी गलियों के लिए नहीं बना, वो बना है जंग के लिए। और यहीं पर वो अपनी काबिलियत से शोहरत और एक नया नाम कमाने वाला है। वो एक ऐसा कारनामा करता है जो सबको हैरान कर देता है। अकेले दम पर वोल्शियन शहर कोरियोलिस पर कब्जा कर लेता है। इसी बहादुरी के इनाम में उसे एक नया नाम मिलता है, कोरियोलेनिस। और अब वो सिर्फ एक जनरल नहीं, रोम के सबसे बड़े पद कौंसिल का उम्मीदवार भी है। जंग के मैदान में वो कैसा था, इसका अंदाजा आप उसके कमांडर कोमिनियस के शब्दों से लगा सकते हैं। वो कहते हैं, वो खून से सनी एक चीज था जिसका हर एक कदम मरते हुए लोगों की चीखों की ताल पर उठता था। सोचिए, वो अब एक इंसान नहीं बल्कि मौत की एक चलती फिरती मशीन बन चुका था। और इस बहादुरी की कीमत क्या थी? 27 गहरे जख्म। उसके चाहने वालों के लिए ये जख्म सिर्फ चोट के निशान नहीं थे, ये तो पॉलिटिकल करेंसी थे, उसकी काबिलियत और कुर्बानी का जीता जागता सबूत। लेकिन कहानी में असली मोड़ यहीं से आता है, क्योंकि जो चीज उसे जंग के मैदान का हीरो बनाती है, वही चीज राजनीति के अखाड़े में उसे जीरो बनाने वाली है। देखिए, कौंसल बनने के लिए एक रस्म थी। कोरियोलेनिस को बाजार में जाना था, आम लोगों से वोट मांगने थे और अपने जख्म दिखाने थे। एक ऐसा काम जिससे उसे सख्त नफरत थी। उसके लिए ये भीख मांगने के बराबर था। फिर भी वो जैसे तैसे ये कर लेता है और लोग भले ही उसे थोड़ा अजीब पाते हैं, पर शुरू में उसे वोट दे देते हैं। पर कहानी इतनी सीधी कहाँ थी? लोगों की तरफ से बात करने वाले जो ट्रिब्यून थे, वो कोरियोलेनिस के इस घमंड को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने बस एक चिंगारी लगाई और आसानी से उस चंचल भीड़ को उसके खिलाफ भड़का दिया। नतीजा, लोगों ने अपने वोट वापस ले लिए। और बस यही वो पल था जब कोरियोलेनिस का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। वो भीड़ पर चीखता है, तुम गली के कुत्तों का झुंड, तुम्हारी सांस से मुझे सड़ी हुई दलदल जैसी बदबू आती है। और बस इस एक लाइन में वो लोगों के सबसे बड़े डर को सच साबित कर देता है कि उनका हीरो असल में उनसे नफरत करता है। तो रोम फैसला सुनाता है, कोरियोलिनस को देश निकाला दिया जाए। पर क्या कोरियोलिनस इसे चुपचाप मान लेता है? नहीं, वो फैसले को उन्हीं के मुंह पर दे मारता है और कहता है, मैं तुम्हें देश निकाला देता हूं। सोचिए जरा, वो सिर्फ शहर छोड़कर नहीं जा रहा, वो पूरे रोम को ही ठुकरा रहा है।
और इस देश निकाले का जो नतीजा निकला वो बेहद चौंकाने वाला था। अब कोरियोलिनस सिर्फ एक बेघर सैनिक नहीं, बल्कि अपनी ही जमीन से बदला लेने पर आमादा एक ताकत था। बदले की आग में जलता कोरियोलिनस वो कदम उठाता है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो सीधा जाता है अपने सबसे कट्टर दुश्मन वॉल्शियन जनरल टलस ऑफिडियस के पास और उससे हाथ मिला लेता है। जी हाँ, और फिर दोनों मिलकर रोम के दरवाजों पर एक बड़ी सेना लेकर आ धमकते हैं। उसका पुराना साथी कोमेनियस इस हालत को बहुत अच्छे से बयां करता है। वो एक तरह से कुछ नहीं था, बेनाम, जब तक कि उसने जलते हुए रोम की आग से अपने लिए एक नया नाम नहीं बना लिया था। मतलब देश निकाले ने उसकी पहचान छीन ली थी। अब उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही की इच्छा बाकी थी। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, जहां कोरियोलिनस का वो फौलादी इरादा जिसे कोई सेना नहीं तोड़ पाई, उसकी परीक्षा अब उसका अपना ही परिवार लेने वाला है। रोम के बड़े बड़े जनरल आते हैं, नेता आते हैं, सब फेल हो जाते हैं। अब रोम की आखिरी उम्मीद है उसका परिवार, उसकी मां वोलुम्निया, उसकी पत्नी और उसका छोटा बेटा। और उसकी मां उसे एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उसे चुनना है अपने परिवार और अपने बदले के बीच। और आखिर में जिंदगी में पहली बार कोरियोलिनस का फौलादी दिल टूट जाता है। वो मान जाता है और रोम को बख्श देता है, पर इसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि दया दिखाकर वो अपनी ही मौत का सौदा कर लेता है। उसके जो नए साथी थे वोल्शियन, वो उसे गद्दार घोषित कर देते हैं और वहीं उसकी हत्या कर देते हैं। इंसानियत का वो एक छोटा सा पल उसे मौत के घाट उतार देता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर कौन था ये कोरियोलिनस? एक हीरो जिसे उसकी अपनी ही ईमानदारी ले डूबी, या फिर भावनाओं से खाली एक जंग की मशीन, या फिर एक ऐसा राक्षस जो अपनी ही नफरत की आग में जलकर खाक हो गया? ये कहानी आज भी हमें सत्ता, समाज और इंसान होने के मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।